Hello students, how are you? I hope you are doing study well and are healthy and safe. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला काम पूरा कर लिया था। एक बार 5 मिनट में क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया था, आयनिक रेडियस पढ़ लिया था और उसी से लिंक था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। जनरली ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रुप में जाते वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जनरली डिक्रीज होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि ऊपर से नीचे आते आते हमेशा साइज बढ़ता नहीं है, कभी कभी घट भी जाता है और ऐसे केस में साइज घटता या प्रॉपरली इंक्रीज होता हुआ नहीं पाया गया है जहां जहां पर जिनके कॉन्फ़िगरेशन में डी या एफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहां पर भी डी और एफ आएंगे उनकी वजह से चार्ज में थोड़ा बहुत इशू शुरू हो जाएगा, इसलिए पी ब्लॉक में आपको साइज घटते हुए या प्रॉपर इंक्रीज होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाते वक्त हमेशा साइज घटता नहीं है, कभी कभी साइज बढ़ भी जाता है, बहुत स्लाइट इंक्रीज ऑब्जर्व होता है। कारण उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे और जब रिपेल करेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात आई NaCl की या NaCl के जैसे आयनिक कंपाउंड्स की। The distance from the center of the cation to the center of the anion in a crystal is known as ionic radius. Ionic compounds are formed with the help of cations and anions. Cations are formed by loss of electron, due to which number of proton now is more than the number of electrons. As a result, effective nuclear charge increases and cations are smaller in size than their parent atom. जिनसे भी कटायन बने हैं, कटायन उनसे छोटे होते हैं। क्यों? किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाएंगे तो आप कटायन बन जाएंगे और ऐसा करने पर प्रोटॉन हो गए ज्यादा और इलेक्ट्रॉन हो गए कम, जिसकी वजह से प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर अब कंपैरेटिवली ज्यादा हो चुकी है, पहले बैलेंस्ड थी। एनायन का केस बिल्कुल रिवर्स्ड है। एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर लार्जर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम। जिनसे भी वो बने हैं उनसे हमारे एनायंस बड़े हैं। जैसे कि Cl नेगेटिव बना है क्लोरीन से, तो क्लोरीन छोटा है और Cl नेगेटिव बड़ा है। वजह, आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप गेन कर रहे हैं तो बड़े हो रहे हैं और लूज कर रहे हैं तो आप छोटे हो रहे हैं। आज हमें फिर उसके बाद हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम से मतलब अगर आप नियॉन है तो आप 10 हैं, आप सोडियम है तो आप 11 हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो 10 बन जाएगा, मैग्नीशियम 2 छोड़ देगा तो 10 बन जाएगा, एल्यूमिनियम 3 छोड़ देगा तो वो भी 10 बन जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन 1 गेन कर ले, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3, तो इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये सभी बन जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो सबसे छोटा होगा, जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो सबसे बड़ा इन एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जैसे कि एन नाइट्रोजन 3 नेगेटिव से लेकर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव तक, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सबसे छोटा है और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव सबसे बड़ा है। आज हमें सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिसका नाम है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एटॉमिक रेडियस के बाद इसको भी काफी पूछा जाता है। सिंबल इसके 2 बनते हैं, IE और डेल्टा IH। पहले एंथैल्पी थोड़ा बता दूं मैं आपको। एंथैल्पी किसी भी प्रोसेस का एनर्जी चेंज है। एंथैल्पी किसी भी प्रोसेस का एनर्जी चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर। बस प्रेशर उस समय चेंज ना हो। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स में। आप ही की किताब में है चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम हीट रिलेटेड चीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एंथैल्पी मींस
एनर्जी का चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड the amount of energy required to remove one electron from the valence shell of an isolated gaseous एटम। किसी भी अकेले एटम की वैलेंस शेल में से एक अकेले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम मींस आप गैसियस फेज में हैं और हम एक एटम की बात करते हैं, सिंगल एटम की बात। पहले एक एटम की एनर्जी निकाल लीजिए, फिर आप उसकी एक मोल के नंबर से मल्टीप्लाई करके एनर्जी को पर मोल के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को आप कैलोरी में, जूल में, किलो जूल में या एनर्जी की और भी कोई यूनिट उसमें नाप सकते हैं। वैसे यहाँ किलो जूल चलता है बेटा। दोबारा से अब हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ना खुद नहीं है, इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाह रहे हैं। किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में एनर्जी पास कराई जा रही है, वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे और इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। आप समझिए, अगर आप सॉलिड हैं तो आपके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड को, और आप अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आपके पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे और आप थोड़ा दूर हो जाएंगे, और जैसे ही एनर्जी और बढ़ाई जाएगी बेटा तो आप गैसियस फेज में आ जाएंगे और आपके पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे। इससे हो क्या रहा है, ऐसा करने से हुआ क्या, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है बेटा वो डिक्रीज हो गया, या मैं कह सकता हूं न्यूक्लियर अट्रैक्शन का ही नाम है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। भाई न्यूक्लियस की वजह से तो करते हैं अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, तो पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं। आप ऐसे समझिए 6 दोस्त एक साथ हैं तो वो मजबूत है, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। इस समय स्ट्रॉन्ग है बॉन्डिंग, किसी एक में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बाकी ये एटम्स भी इंटरफेयर करेंगे। यहां उनका इंटरफेरेंस कम हो गया, यहां बिल्कुल ही कम हो गया, यानी यहां अब बात होगी इंडिविजुअल एटम से। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन एटम में से निकालने की एनर्जी है, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है जब वो गैसियस फेज में होगा। ये इक्वेशन उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो बन गया कटायन, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी तो कहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव होता है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, एक होता है मैं खुद दे दूं, तो वो नहीं, हम आपसे ले रहे हैं। अंदर समझ में आ रहा है कि आप किसी से ले रहे हैं। अब ये है कि जो मेटल्स है वो जल्दी से दे देंगे आपको इलेक्ट्रॉन, वो चाहते हैं कि हमसे कोई ले ले इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स ये काम देर से करेंगे। दोबारा से पहले समझो कि आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लिया। सपोज कीजिए कुछ लड़के हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्कूल में डॉन टाइप है समझ लीजिए, तो वो 4-5 के ग्रुप में घूमते हैं हमेशा, और जब तक वो ग्रुप में रहते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर दूर होना शुरू होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, उस समय वो वीक हो जाते हैं। जब पूरी टीम, पूरी क्लास एक साथ है, पूरा ग्रुप एक साथ है, तो वो स्टेबल है, स्ट्रांग है, यूनाइटेड है, मजबूत है। लेकिन जैसे जैसे ही उनके बीच में स्पेस बढ़ने लगेगा, उनके बीच में गैप आने लगेगा, वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। मींस अब अगर मैं इससे बात करने जाता तो उसके साथ और लोग भी थे, वो भी रिएक्ट करते, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी होता। यहां थोड़ा उनका रिएक्शन कम हो जाएगा, लेकिन गैसियस फेज में तो आप अकेले हैं। सपोज कीजिए आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो प्रैक्टिकल करते वक्त आप सब साथ होते हैं, लेकिन वाइवा के लिए तो भैया एक एक बच्चा साथ जाता है, एक जाएगा या दो जाएंगे या अकेले ही बुलाएंगे आपको।
अगर बच्चे ज्यादा हैं तो दो दो बुला लेते हैं, और बच्चे कम है तो इंडिविजुअल बात हो रही है आपसे। चलिए वाइवा छोड़िए, इंटरव्यू हो रहा है आपका, तो आपसे ही बात करनी है। क्लास में टीचर ने आपको ही बुलाया है तो आपका ग्रुप तो वही रहेगा, प्रिंसिपल ने सिर्फ आपको बुलाया ऑफिस में कि बताओ ऐसे ऐसा क्यों हुआ, रिजल्ट आपका ठीक क्यों नहीं आया, या आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, आपको शाबाशी दी जा रही है, तो आपको इंडिविजुअली बुलाया है। मींस अकेला, जब अकेले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसे कहा जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। प्रेशर क्या है, कंडीशंस होती हैं भाई, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं इस तरीके से, तो बाहर का प्रेशर कह रहा है बेटा कांस्टेंट रहे तो बात चलेगी, वरना नहीं। दोबारा से अच्छे समझ में आना चाहिए। आप सॉलिड है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिक्विड है तो ये अट्रैक्शन कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और गैस है तो ये अट्रैक्शन और कम। एनर्जी आपको हीट के रूप में ट्रांसफर करनी है, ये हीट एब्सॉर्ब करते जाओगे। जब एक एटम हीट एब्सॉर्ब करता रहेगा, हीट एब्सॉर्ब करता रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जेटिक होता जाएगा बेटा, और इसी की वजह से वो एंड में क्या करेगा, इट विल लीव एटम, वो एटम को छोड़कर बाहर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। किसी भी अकेले एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालने की ताकत को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। अब ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स यहां भी जनरल है, एटॉमिक रेडियस का रोल है। वजह, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रति कम, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ionization enthalpy also decreases because it is now easier to remove electron। जब आपका साइज बड़ा हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। कैसे, समझो इस बात को। अगर एक क्लास में, अगर आप कॉलेज में जाते हैं, अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी हो, तो उस क्लास में 400-500 बच्चे बैठे हैं बेटा, सिनेमा हॉल की तरह क्लास है, तो टीचर का ध्यान सबसे पीछे वाले बच्चे पे कैसे चला जाएगा जब इतनी बड़ी क्लास है। तो बड़ी क्लास है तो अट्रैक्शन कम, बड़ा एटम है तो अट्रैक्शन कम, और जब अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। यानी कि कोई बड़ा एटम है जिसके अंदर अट्रैक्शन कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो मैंने आपसे कहा था पहले ही कि एटॉमिक रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सब उसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज से ही, एटॉमिक रेडियस से ही आप बताते हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा है या अट्रैक्शन कम। तो हमने सीखा था कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सीखा तो नहीं बेटा कि अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। यहां से यहां आने पर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बेटा तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज मींस अट्रैक्शन डिक्रीज, अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया बेटा तो आईई, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। जब आप इस पेन को, जैसे मान लीजिए ये पूरा मेरा हाथ न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहे हैं, ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैंने इसे अच्छे से पकड़ लिया तो आप नहीं छीन पा रहे। मींस अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो छोड़ पाना आसान नहीं है। सपोज कीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद है, किसी को मोबाइल चलाना बहुत पसंद है, तो पेरेंट्स उस काम को मना कर रहे हैं, तो वो काम आपसे छुड़वाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल फंडा यहां लगा दो, ऊपर से नीचे आए, साइज बड़ा हुआ तो अट्रैक्शन कम, और जब अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड तो आप समझ ही गए होंगे, बताने की कोई बात ही नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज, अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, इंक्रीज, और उसी की वजह से आईई भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज। ट्रेंड्स हमेशा जनरल रहेंगे, ट्रेंड्स हमेशा कैसे रहेंगे बेटा, जनरल। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस आएंगी। क्यों? हमने सीख लिया, जब एटॉमिक रेडियस ही रेगुलर नहीं है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी रेगुलर कैसे आएगी। क्यों? साइज अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो उसी हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन आया 11th क्लास में कि बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है,
बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम पर आई जो है बेटा, यहां से अगर यहां की बात की जाए तो स्लाइटली इंक्रीज होती है। सवाल क्यों? बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों हो गई? या फिर ग्रुप 14 की बात करूं, कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीमेंट काफी ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, टिन, लेड में इतना ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीज नहीं हुआ। तो आपको एटॉमिक रेडियस पे ही जाना है दोबारा से, बिल्कुल ध्यान से। क्या कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक साइज इंक्रीज होता है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम पर पुअर शील्डिंग की वजह से साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो गया क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया, और जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी घर में, किसी बैंक में, किसी जगह सेफ्टी ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है, तो वहां चोरी करना मुश्किल है, मींस वहां से चीजें अट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा। जहां ध्यान नहीं रख रखा, जहां अट्रैक्शन कम है, जहां ध्यान नहीं है, आपका सामान खो जाएगा या चोरी हो जाएगा। ठीक है ना, अपने सामान का ध्यान खुद रखना है, शॉप्स वगैरह पे लिखा रहता है। दोबारा से, एटॉमिक रेडियस की बात अगर आपने बाय हार्ट पकड़ ली है, एटॉमिक रेडियस का फंडा छोटा सा था, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो साइज घट जाएगा, अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो साइज बढ़ जाएगा, फैक्टर से बता दिए थे। अब कार्बन सिलिकॉन की बात करूं, कार्बन से लेकर सिलिकॉन में साइज इंक्रीज है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी काफी घट जाएगी, लेकिन सिलिकॉन के बाद उतना चेंज नहीं आएगा क्योंकि एटॉमिक साइज में भी उतना चेंज नहीं आया था। आज का काम दोबारा देखिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछिए। ठीक है, अभी हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल है, कंपेयर IE ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, IE1 एंड IE2, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर और एक निकालने के बाद दूसरा। एक बार में आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसलिए हमने आपसे कहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। पहले एक निकाल लीजिए, फिर आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी। इस प्रकार से 2-3 इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालना हमेशा मुश्किल होता है, तीसरा निकालना और मुश्किल। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, कॉमा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि साइज तो हो जाता है छोटा और न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप कैटायन बन जाएंगे तो साइज छोटा, एक और निकाल लिया तो और छोटा, एक और निकाल लिया तो और छोटा, यानी एक एक करके आपके अंदर से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जाएंगे, सेम वैसे वैसे ही आपका साइज भी छोटा होता जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर का सोडियम, 12 नंबर का मैग्नीशियम। इसका लार्ज साइज है, इसका स्मॉल साइज है, इसका लार्ज साइज है, इसका स्मॉल साइज है, साफ पता लग रहा है। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर यहां तो साइज घटता ही है। तो भैया इसके अंदर है 11 प्रोटॉन, सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन हो गए बेटा? 11 प्रोटॉन, और इसके अंदर है बेटा 12 प्रोटॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि IE1 सोडियम की कम है, IE1 मैग्नीशियम की ज्यादा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीशियम में से मुश्किल रहेगा क्योंकि मैग्नीशियम का साइज है छोटा, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन है ज्यादा, मैग्नीशियम के पास अट्रैक्शन है ज्यादा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है मैग्नीशियम में से, जबकि आसान है सोडियम में से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है मैग्नीशियम में से, जबकि आसान है सोडियम में से। अब देखते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम बन गया Na+, प्रोटॉन रहेंगे 11, और ये बन गया Mg+, अब भी Mg+ छोटा ही है, और प्रोटॉन हो गए 12।
प्रोटॉन तो बाहर ही रहेंगे बेटा, वो तो चेंज होगा नहीं। अब ध्यान से देखना है इस बात को कि कहानी क्या है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही सोडियम हो गया स्टेबल, जबकि मैग्नीशियम अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन Na+ becomes stable and acquires noble gas configuration, acquires noble gas configuration, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल होता है, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से अब Ie2 जो है वो सोडियम की ज्यादा है, जबकि मैग्नीशियम की Ie2 की कम है। दोबारा से, एक इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त मैग्नीशियम का अट्रैक्शन ज्यादा था। अब क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद सोडियम स्टेबल हो गया, और स्टेबल होते ही अब सोडियम ने कहा मैं बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। क्यों नहीं देना चाह रहा बेटा? क्योंकि ये स्टेबल हो गया। तो रूल से हटके भी थोड़ी बातें पेपर में आती हैं। ये वही एक बात थी कि भाई हमेशा साइंस में चलेगा, तो मैंने आपसे पहले कहा था जनरली, आप पीछे आके देखिए, जनरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, nuclear charge decreases, that is why ionization enthalpy also decreases। तो ये पहला केस आया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में तो पूरा हिंट दे रखा है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम में से आसान है, हमने निकाल के देखा है, तब कह रहे हैं बात। जबकि दूसरा निकालना जो है वो मैग्नीशियम में से मुश्किल है, आसान है, सॉरी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम में से आसान, यानी Ie कम। दूसरा निकालना मैग्नीशियम में से आसान, Ie इसकी कम। वजह कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद सोडियम हो जाता है स्टेबल और मैग्नीशियम हो जाता है अनस्टेबल। अगर मैं आपको एनर्जी का आइडिया दूं तो Ie1 ऑफ सोडियम की बात कर रहा हूं, Ie2 ऑफ सोडियम की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं एनर्जी की बात को समझाने के लिए। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी 100 है सोडियम में, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी अगर 100 है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कम से कम 5000 हो जाएगी। वजह, ये स्टेबल हो गया। मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी 110 है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी लगभग 520 है। तो कंपेयर करना है हमें इन दोनों को। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीशियम में से मुश्किल, दूसरा निकालना सोडियम में से मुश्किल, क्योंकि ये स्टेबल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालने की एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होती है किसी भी एक एटम में। मतलब अगर आप एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, सही है, तो उसके बाद एनर्जी और बढ़ेगी, और उसके बाद एनर्जी और बढ़ेगी। तो यहां रहने वाली है आपकी मैक्सिमम Ie, जबकि यहां रहने वाली है आपकी लो Ie। हम समझाना क्या चाह रहे हैं यहां पर, पहले समझिए इस बात से कि किसी एक एटम में से ही, एक में से ही बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, साइज हो गया छोटा, फिर आप कह रहे हैं एक और निकालूंगा और छोटा, आपने कहा एक और निकालूंगा तो साइज और छोटा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे ही साइज घटता जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता रहेगा। यहां तो कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर ऐसे, पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकालना आसान है क्योंकि वो एक छोड़कर स्टेबल हो जाता है, मैग्नीशियम में से मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि मैग्नीशियम का अट्रैक्शन ज्यादा होगा इससे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सोडियम हो गया स्टेबल। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सोडियम हो गया स्टेबल, Na+ हो गया स्टेबल। अब ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए मना कर रहा है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में भी इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कहानी क्या चल रही है। कहानी एक बार दोबारा से देखिए, समझ में आएगी। क्वेश्चंस वही बनेंगे जो ट्रेंड से हटकर है, जो ट्रेंड पे चल रहे हैं वो सवाल आपके नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड तो सबको पता है ना बेटा, ट्रेंड सबको याद होगा। जहां एक्सेप्शन है, मैं पहले कहता आ रहा हूं कि 90% बातें रूल्स पे चलती हैं, 10% एक्सेप्शंस पे, यानी उनके पीछे कुछ कारण होता है। तो जो कारण है वो आपको बताया गया है कि भाई अब अच्छा, आप देखो मैग्नीशियम में तुम कह रहे हो मैं एक और निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये जाएगी 6000 के आसपास। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या होता है बेटा, स्टेबल। आपने एक निकाला, 2 निकाला, तीसरे में बहुत ज्यादा हो गई एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर स्टेबल हो चुका है, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो गया था। ठीक, इसको दोबारा से देखिए।
दिक्कत आए पूछिए, हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब अगला सवाल बताता हूं। अगला सवाल सिंपल है। हम जब ग्रुप में कंपेयर करने लगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो पूछ रहे हैं किसकी ज्यादा होगी और क्यों। तो हमने देखा नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p3 है, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अब आप बताइए, आपको हुंड्स रूल सिखाया गया था, स्टेबल कौन है 2p3, मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड, देयरफॉर मोर IE, और इसकी हो जाएगी बेटा लेस IE। साइज की बात ही नहीं कर रही है, कह रहे हैं। अब देखो बात कैसे हुई, हमने नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा, एनर्जी आई ज्यादा, ऑक्सीजन से निकाला तो एनर्जी आई कम। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया साइज का बड़ा इसका छोटा, हमने कहा साइज की बात छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा मुश्किल आया, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो। भाई ट्रेंड बना दिया, पहले ही कह दिया अक्सर ऐसा होगा, मतलब कुछ एनोमैलस बिहेवियर आएगा, कुछ ट्रेंड से हटके बात चलेंगी। शुरू से ये बात चल रही है, 100% रूल कोई सा भी नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रूल्स बना दिए सिमेट्री को देखकर, कहीं ना कहीं तो सिमेट्री आएगी ना भाई, पूरी दुनिया में सिमेट्री है क्या? नहीं। तो वजह क्या है इसकी? नाइट्रोजन के पास बैलेंस में है 3 हुंड्स रूल सिखाया गया है, तो कहीं तो यूज होगा। हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड एम्प्टी वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। पी में 0, पी में 3, पी में 10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, डी में 0, डी में 5, डी में 10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यही कारण है कि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मुकाबले किसके बेटा? मुकाबले ऑक्सीजन के। अब ये सारे सवाल अपने ग्रुप में चलेंगे पूरे। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 15 की वैल्यू ग्रुप 16 से ज्यादा होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम बचा। ये पूरा ग्रुप हाफ फील्ड पी सब शेल वाला होगा, जबकि इसके पास हाफ फील्ड नहीं है। सारा काम एक्सपेरिमेंटल है, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखा गया है, उसके बाद आपको बताया गया। ऐसे नहीं कि आपसे कुछ भी कह दिया। उसके बाद आपका थर्ड एंड लास्ट जो आपका मेन सवाल आता है इसमें, जो एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चंस हैं, कंपेयर कीजिए बोरॉन एंड बेरिलियम में। बोरॉन एंड बेरिलियम में क्या बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है। तो इससे पहले एक बात समझनी होगी कि न्यूक्लियस के पास आने वाली सबशेल जो है वो S है सबसे पहले, उसके बाद P है बेटा, उसके बाद D और उसके बाद F। ठीक, तो S के ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, P पे थोड़ा कम, D पे और कम, और F पे और कम। इसको भी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये शील्डिंग इफेक्ट ये कहना चाह रहा है कि अंदर वालों की वजह से पीछे वालों पे अट्रैक्शन कम हो गया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड का काम करा। आप ऐसे समझिए स्टेज पे कुछ दिखा रहे हैं और आप खड़े हैं पीछे, तो आप देख नहीं पा रहे, आगे वाले किसका काम कर रहे हैं आपके लिए? शील्ड का। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट दो मतलब निकलते हैं, एक जो हम कर चुके हैं वहां पुअर शील्डिंग है, यानी शील्डिंग नहीं हो पा रही, यहाँ बात चल रही है शील्डिंग इफेक्ट की। तो इसको ऐसे समझिए, न्यूक्लियस के सबसे पहले पास कौन आएगा? S आएगा। टीचर मैं हूं, मेरे पास जो सबसे पहले बैठा होगा वो S होगा, सेकेंड लाइन वाला P, थर्ड वाला D और फोर्थ वाला F। तो ज्यादा अट्रैक्शन किस पे है? S पे, और कम अट्रैक्शन किस पे है? थोड़ा सा P पे। तो भैया बेरिलियम है नंबर 4, बोरॉन है नंबर 5। बेरिलियम है नंबर 4, बोरॉन है नंबर 5, तो ये है 1s2 2s2 और ये है 1s2 2s2 2p1। तो साइज में तो भैया ये बड़ा है और साइज में ये थोड़ा सा छोटा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे बहुत बड़ा अंतर नहीं आता साइज में। मैंने बताया था आपको 2.1 से आप 2.08 हो जाएंगे, फिर 2.06 हो जाएंगे, तो छोटा छोटा चेंज आएगा, बड़ा बड़ा चेंज नहीं आता। 1 2 3 4 5 8 ऐसे पिकोमीटर में चेंज आ रहा है। पिकोमीटर मींस 10 की पावर -12, तो बहुत छोटे चेंज है। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि IE बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से। वजह शील्डिंग इफेक्ट की वजह से S के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया और P के ऊपर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखा तो इसमें से तो निकालना हुआ थोड़ा मुश्किल और इसमें से निकालना हुआ थोड़ा सा आसान। देखो सारी बातें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, कोई हवा हवाई बात नहीं है। हमने देखा पूरे के पूरे ग्रुप में
डाउन द ग्रुप अक्सर ऐसा हो रहा है 90 to 80% के साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, लेकिन 100% नहीं है कोई चीज। लेफ्ट टू राइट जनरली घट रहा है साइज और इलेक्ट्रॉन निकालना हो रहा है मुश्किल, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। तो जो अलग से इंपॉर्टेंट केस होंगे वही डिस्कस किए जाएंगे और वही आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरा ध्यान लगाकर सुनिए दोबारा से। किसी अकेले एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ताकत को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, और ये वो एनर्जी है जो अकेले एटम के लिए निकाली जाती है और फिर 1 मोल से मल्टीप्लाई करके किलोजूल पर मोल में कर देते हैं। गैसियस के लिए समझा दिया, सॉलिड में आसपास के पार्टिकल्स इंटरफेयर करेंगे, लिक्विड में इंटरफेरेंस कम, गैसेस में इंटरफेरेंस बिल्कुल कम, तो गैसेस में से निकालना आसान हुआ ना। पूरे ग्रुप से बात करने में दिक्कत है, झगड़ालू ग्रुप है तो यूनिटी है। लिक्विड में थोड़ा दूर हुए, गैस में अकेला मुझे इंडिविजुअल किसी से बात करनी थी। ऊपर से नीचे आए तो साइज इंक्रीज हुआ, अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ जनरली, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो जनरली साइज घटेगा, साइज घटेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। उसके बाद 3 क्वेश्चंस कराए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, बोर्ड में आते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला सवाल क्लास 12th में भी आया हुआ है, क्योंकि ग्रुप 15, 16, 17, 18 क्लास 12th में पढ़ने हैं, पी ब्लॉक में 13, 14 अभी पढ़ने हैं। एल्यूमिनियम गैलियम वाला सवाल आपका 11th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के सिलेबस में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से पढ़िए, कम से कम 2 बार नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत आए तो पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, और होमवर्क सब करके भेजिए।